हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन दोनों मंत्रालयों की सारी स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। और लेक्चर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। यह मिनिस्ट्री पर्यावरण तथा फॉरेस्ट्री प्रोग्राम से रिलेटेड प्लानिंग, प्रमोशन और कोऑर्डिनेशन का काम करती है। और इसकी मेन एक्टिविटी के अंतर्गत भारत में स्थित फ्लोरा और फोना के कंजर्वेशन और उनके सर्वे का काम आता है। और यह मिनिस्ट्री प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, एफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन आदि के मिटिगेशन का कार्य भी करती है। और इसके अंतर्गत सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी न्यू दिल्ली, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस मिनिस्ट्री की स्कीम की। तो सर्वप्रथम बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो ये एक ऐसा नीतिगत दस्तावेज है जिसके अंतर्गत आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को एक साथ पूर्ण करने की बात की जा रही है। और पेरिस समझौते के तहत इसमें UNFCCC के अंतर्गत भारत के इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को पूरा करना उद्देश्य होगा। तो इस एक्शन प्लान के सिद्धांतों में आते हैं, पहला संरक्षण, मतलब समावेशी विकास नीतियों के माध्यम से समाज के जो निर्धन और कमजोर तबके हैं उनका संरक्षण किया जाता है। अगली बात आती है राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करना, मतलब पर्यावरण और आर्थिक विकास को साथ रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। फिर आगे बात आएगी बेहतर टेक्नोलॉजी के यूज़ की। फिर बाजार प्रणाली को सतत विकास के अनुकूल बनाना है और समावेशिता को बढ़ाना है, मतलब आर्थिक विकास में सभी तबकों की समान भागीदारी होगी। और सभी राज्य स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार अपनी नीतियां बनाएंगे। और भारत सरकार द्वारा निर्मित नेशनल एडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के माध्यम से इन सभी कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा। अब इस एक्शन प्लान के अंतर्गत 8 मिशन आते हैं। पहला राष्ट्रीय सौर मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत परिष्कृत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा सतत विकास पर राष्ट्रीय मिशन, जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत है। फोर्थ है राष्ट्रीय जल मिशन। और फिफ्थ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सतत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय मिशन। और अगला सिक्स्थ मिशन है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, जो पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सेवेंथ है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और लास्ट है जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत है। तो ये सारी बातें हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब अगले टॉपिक है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। तो इस मिशन के अंतर्गत पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के लैंड्स के लिए लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और मॉनिटरिंग करते हुए कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करना है। और इन उद्देश्यों में है कि आगे 5 मिलियन हेक्टेयर तक की भूमि में फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर को बढ़ाना है और अगले 5 मिलियन हेक्टेयर तक की भूमि में फॉरेस्ट या ट्री कवर में क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए वनों में कार्बन स्टोरेज और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ाना है तथा वन उत्पाद जैसे ईंधन, चारा, काष्ठ और गैर काष्ठ वन उत्पादों में वृद्धि करते हुए वन आधारित आजीविका की आय में वृद्धि भी करनी है। चलिए अब बात करते हैं सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के बारे में। तो यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और सिक्किम के क्षेत्रों में वहाँ के संसाधनों तथा जैव विविधता के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। इसमें जो सिक्योर वर्ड आता है उससे ही स्पष्ट हो जाता है। चलिए सिक्योर का फुल फॉर्म देखते हैं, जिसमें एस फॉर सिक्योरिंग लाइवलीहुड आता है, जो वहाँ के संसाधनों को संरक्षित कर वहाँ रहने वाले लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करता है तथा साथ ही औषधि और सुगंधित पौधों के अवैध व्यापार को भी रोकता है। फिर आगे सी फॉर कंजर्वेशन, जिसमें हिम तेंदुए जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज को संरक्षण प्रदान भी किया जाता है। फिर आगे एस फॉर सस्टेनेबल यूज, मतलब वहाँ स्थित संसाधनों के सिर्फ सतत उपयोग को ही बढ़ावा देना है। और आगे लास्ट में आर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालय इकोसिस्टम, मतलब हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को पहले के समान ही सुदृढ़ बनाना है। तो इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन UNDP के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के माध्यम से किया जा रहा है।
और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा इसे फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये था सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। अब अगला टॉपिक आता है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत पर्यावरण और वन क्षेत्र से संबंधित कौशल विकास के लिए काम किया जाता है, जिसमें भारतीय युवाओं में स्किल का डेवलपमेंट करते हुए उन्हें लाभकारी एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाता है। और इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। और इस कार्यक्रम में जितने भी पाठ्यक्रम हैं वह राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं। और यह कार्यक्रम ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पर्यावरण सूचना प्रणाली हब और रिसोर्स पार्टनर के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से चलाया जा रहा है। और इसका लक्ष्य वर्ष 2021 तक कुल 5.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना है। और इसमें युवाओं की उद्यमशीलता और रोजगार की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक GSDP एनविस नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो ये सारी बातें थी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। तो यह प्रोग्राम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक पहल है, जिसके अंतर्गत 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक PM10 और PM2.5 का वायु में कॉन्सेंट्रेशन 20 से 30% तक कम करना है। अब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फ्रेमवर्क के अंतर्गत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा। चलिए अब इस प्रोग्राम के बाद बात करते हैं इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के बारे में। इस प्लान के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और नागरिकों को गर्मी से राहत देने की बात कही गई है। और इस दस्तावेज को 2018 में ओजोन दिवस के मौके पर तैयार किया गया था। और अलग अलग क्षेत्रों में कूलिंग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान लाया गया। और अब कूलिंग की ज़रूरत आवासों में, व्यापारिक इमारतों में, कोल्ड चेन में, रेफ्रिजरेशन में, परिवहन में और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी होती है। इसीलिए 20 साल की अवधि में कूलिंग की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और बेहतर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इस प्लान के अंतर्गत देश को सक्षम बनाया जाएगा। अब इस प्लान के लक्ष्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में कूलिंग और रेफ्रिजरेंट की मांगों को 25 से 30% तक कम करना है तथा वर्ष 2037-38 तक कूलिंग के लिए होने वाली एनर्जी रिक्वायरमेंट को 25 से 40% तक कम करना है। और आगे नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंतर्गत कूलिंग और उससे संबंधित क्षेत्रों को रिसर्च के लिए एक व्यापक क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। और इस क्षेत्र में स्किल को डेवलप करने के लिए 2022-23 तक कौशल भारत मिशन के अंतर्गत 1 लाख सर्विसिंग टेक्नीशियंस को प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो ये था इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। अब अगला टॉपिक है हिमालयन रिसर्च फेलोशिप स्कीम। तो इसके अंतर्गत प्रशिक्षित पर्यावरण प्रबंधकों, पारिस्थितिकविदों आदि के रूप में युवाओं को तैयार करना है। अब इस स्कीम के अंतर्गत हिमालय के इकोसिस्टम से संबंधित किसी भी विषय पर स्किल डेवलपमेंट या अनुसंधान किया जा सकता है, जैसे जल स्रोतों एवं जल ग्रहण क्षेत्रों का कायाकल्प सहित जल संसाधन प्रबंधन, जल विद्युत विकास, जल प्रेरित आपदाओं के आकलन और भविष्यवाणी, इको टूरिज्म के अवसरों सहित आजीविका के विकल्प, जैव विविधता प्रबंधन और कौशल विकास पर भी अनुसंधान हो सकता है। और इस स्कीम में फेलोशिप के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के संस्थानों को प्राथमिकता दी जाती है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं एनविस एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। यह एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 1982-83 से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जिसके अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। पहला एनविस हब, जो कि पर्यावरण और संबंधित मुद्दों की स्थिति के क्षेत्र में कार्य करने वाले सेंटर के रूप में काम करता है और इनका संचालन राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के द्वारा किया जाता है। और अब दूसरा आता है एनविस रिसोर्स पार्टनर्स। तो ये ऐसे केंद्र हैं जो पर्यावरण से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा पर्यावरण संबंधी क्षेत्र में कार्य करते हैं। और भारत के इस एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के वैश्विक पर्यावरण सूचना नेटवर्क इन्फोटेरा के लिए राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में नामित किया गया है। तो ये सारी बातें थी एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में।
अब अगला टॉपिक है कोलंबो डिक्लेरेशन। तो इस डिक्लेरेशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक नाइट्रोजन अपशिष्ट में 50% की कमी करना है और कोलंबो घोषणा पत्र में इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के माध्यम से विकसित किया गया है और यह यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तथा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल की एक संयुक्त पहल है। तो इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की सारी स्कीम्स को हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं नो इंडिया प्रोग्राम के बारे में, भारत को जानो कार्यक्रम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारतीय मूल के 18 से 30 वर्ष के युवाओं को, मतलब विदेशों में रह रहे इंडियन डायस्पोरा को भारत बुलाकर 3 सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत उन्हें भारत के जीवन के विभिन्न पहलुओं, देश की संस्कृति और भारत के इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा यहाँ के कल्चर से रिलेटेड विभिन्न क्षेत्रों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी और इस क्षेत्र में उनकी जागरूकता का कार्य किया जाएगा। तो ये है नो इंडिया प्रोग्राम। अब आगे बात करते हैं समीप प्रोग्राम के बारे में, जो है स्टूडेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंगेजमेंट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में सभी मंत्रालय के जितने भी अधिकारी हैं, जैसे उप सचिव और उच्च अधिकारी जो हैं, उन्हें अपने जो होम टाउन है वहाँ के विद्यालयों में जाने को कहा जाएगा और वहाँ जाकर वे स्टूडेंट्स के साथ विदेश मंत्रालय के विभिन्न कार्यों और उनकी नीतियों के बुनियादी तत्वों के बारे में संवाद करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे और यह भी बताएंगे कि कूटनीति कैसे चलाई जाती है और वहाँ स्टूडेंट्स को यह भी बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में किस तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो इसके बाद अगला टॉपिक है प्रवासी कौशल विकास योजना। तो इस योजना का क्रियान्वयन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। तो इस योजना के अंतर्गत विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए जो भी भारतीय श्रमिक इच्छुक होते हैं, तो उन्हें उनके चयनित क्षेत्रों के आधार पर 2 सप्ताह से 1 माह की अवधि के बीच में प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। तो ये थी प्रवासी कौशल विकास योजना। अब बात करते हैं ई सनत परियोजना के बारे में। तो ई सनत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा भारत के नागरिकों और विदेशी नागरिकों को, जिन्होंने किसी भी भारतीय अथॉरिटी के द्वारा दस्तावेज प्राप्त किया हो, फिर चाहे वह एजुकेशन से रिलेटेड दस्तावेज हो या बिजनेस से रिलेटेड, तो उस दस्तावेज के फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस वेरिफिकेशन की सुविधा ई सनत के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती। तो इसमें जो ई विद्या भारती है वह टेली एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म है और ई आरोग्य भारती टेली मेडिसिन के लिए। इसमें 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म में एक वेब आधारित टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत और भागीदार अफ्रीकी देशों को और दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थाओं और अस्पतालों को परस्पर आपस में जोड़ा जाता है, ताकि दोनों भागीदार देश एक दूसरे की चिकित्सकीय प्रणालियों और एजुकेशन सिस्टम का लाभ प्राप्त कर सकें। तो इस योजना के बाद विदेश मंत्रालय की भी सारी स्कीम्स कवर हो जाती हैं। तो आज का वीडियो भी इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे वित्त मंत्रालय की स्कीम्स के साथ। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।